हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग सेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको करके हमें पैसा मिलता है। दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म टू जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। और ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 2 सेक्टर में बांट सकते हैं: ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 2 सेक्टर में बांट सकते हैं: पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब ये चीज तुम्हें देखकर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्त, वीडियो के एंड तक तुमको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर से। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? तो व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। मतलब कि अगर हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स का यूज करके, तो उसे हम प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि फार्मिंग हो गई, डेयरी हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई और फिशिंग हो गई। तो ये सारी जो एक्टिविटीज आती हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेनली जो प्रोडक्शन होता है वो एग्रीकल्चर से होता है और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके। और प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो हमारे दूसरे सेक्टर को एज अ बेस प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में हम नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करते हैं अदर फॉर्म में बाय मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है। डिफिनीशन देख लेते हैं। व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। वही चीज है जो मैंने भी बताया कि जब हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को या प्रोडक्ट को किसी दूसरे फॉर्म में या यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। जैसे तुमने कपड़े पहने हैं, वो कॉटन से बनते हैं। कॉटन कहाँ से आता है? पेड़ से आता है, तो वो एक नेचुरल रिसोर्स हो गया। और क्लोथ तुमने मैन्युफैक्चर करके जैसे सुगर केन से तुम सुगर और जैगरी बना सकते हो, और अलग अलग तरह के एग्जाम्पल तुम्हें भी पता होंगे। अब बात करते हैं टर्सरी सेक्टर को। टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, बिकॉज इट इंक्लूड्स एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे होते, इसमें हम सर्विसेज की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है, बैंकिंग एक सर्विस है, टीचर जो होते हैं हमें पढ़ाते हैं वो भी तो एज अ सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना हमको देते हैं। अब बात आती है कि हम इन तीनों सेक्टर को कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर। तो हम इन तीनों सेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं इनके टोटल प्रोडक्शन को निकाल के। मतलब कि किसी भी कंट्री में जितना प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर ने किया, सेकेंडरी सेक्टर ने किया और टर्सरी सेक्टर ने किया, अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो हम इस चीज को उस कंट्री की जीडीपी बोल देंगे। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी की डिफिनेशन बताता हूँ। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड and services produced within the country during 1 year is called GDP। मतलब कि किसी भी कंट्री में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ एक साल, उसे हम उस कंट्री की जीडीपी बोलते हैं। अब तुम लोगों को लग रहा होगा ये फाइनल गुड्स का क्या मतलब है। फाइनल गुड्स को मैं एक एग्जांपल से तुमको समझ। सपोज करो कोई एक फार्मर है जिसने 10 किलो गेहूं अपना बेच दिया किसी भी एक फ्लोर मिल को, मतलब जो आटा बनाती है कंपनी, उसको बेच दिया 20 रुपए। और फिर उस मिल है उसने उस बीट को फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया, उसको फिर बेच दिया एक बिस्कुट कंपनी को 30 रुपए। और फिर उस बिस्कुट कंपनी ने बिस्कुट बनाए, अब बिस्कुट को उसने बेच दिया किसी भी एक कस्टमर को 50 रुपए। अब यहाँ पर जो तुमने देखा 20 रुपए 30 रुपए, ये जो है ये एक इंटरमीडिएट गुड्स है। मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस, और जो ये 50 रुपए ये हमारा फाइनल गुड का प्राइस। तो हम इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट ना करके हम सिर्फ फाइनल गुड्स के प्राइस को ही कैलकुलेट करते हैं जीडीपी में। पूरे कंट्री के फाइनल गुड को कैलकुलेट करते हैं और उसे हम एक नाम दे देते हैं जीडीपी। अब समझे, अब जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जीडीपी यूएसए की है और जो इंडिया की जीडीपी है वो 5th लार्जेस्ट जीडीपी है। और जो इंडिया की जीडीपी है वो मेजर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब अगला टॉपिक आता है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। अगर हम इनिशियल समय की बात करें, जो हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा जो सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था वो था प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इसलिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था क्योंकि पुराने समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की अच्छी फैसिलिटीज थी। ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों पर डिपेंडेंट रहते थे, फार्मिंग करते थे, पशुपालन करते थे। तो प्राइमरी सेक्टर हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है और सबसे ज्यादा जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करने लगता है। इसका कारण ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, टेक्नोलॉजी आ गई थी। जो काम इंसान को महीनों लग जाते थे कर, वो मशीनें 1-2 दिन में कर देती थी। तो इससे धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। अब इस वक्त क्या देखा जा रहा है दोस्तों कि पास्ट 100 ईयर में एक फर्दर शिफ्ट देखा जा रहा है सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों को कुछ बेसिक फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्कूल की रिक्वायरमेंट होती है। स्कूल क्या करता है, एक सर्विस ही तो प्रोवाइड कराता है। हॉस्पिटल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो, सारी चीजें एक तरह की सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए कुछ 100 सालों में एक और शिफ्ट देखा गया है सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर। अब देखो, तुम्हारी बुक में कुछ चार्ट या ग्राफ जो भी बोल लो दिए गए हैं, तो वो तुमको समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं तुमको समझा देता हूँ। तो देखो, 1973 से 74 के बीच में जो 40% हमारी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करता था वो था प्राइमरी सेक्टर। 30% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था वो था सेकेंडरी सेक्टर, और 47% हमारी जीडीपी में टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर हमारी जीडीपी में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ना। अब उसी चार्ट में 2013 से लेकर 2014 तक का ग्राफ दिया हुआ है। 14% प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, 19% सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है और 67% टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम में प्राइमरी सेक्टर जो है वो सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, और जो टर्शरी सेक्टर है वो हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। वही बात मैंने तुमको हिस्टोरिकल चेंज में एक स्टेप बाय स्टेप बताई थी। अब बात आती है कि यार टर्शरी सेक्टर जो पहले प्राइमरी सेक्टर के ही इतना कंट्रीब्यूट करता था, वो अचानक से इतना बढ़ कैसे कर, व्हाई टर्शरी सेक्टर इज राइजिंग। जैसे मैंने तुमको पहले भी बताया है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों के पास पैसा आ रहा है। पैसा आने के कारण लोग कुछ बेसिक सर्विसेज की डिमांड करते हैं, जैसे कि पता है स्कूलिंग, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, ईटिंग आउट मतलब रेस्टोरेंट में जाना, होटल्स को बुक करना, ये सारी एक तरह की सर्विसेज हैं। अच्छा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये भी तो एक तरह की सर्विस ही है। तो इससे जो सर्विस सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वक्त। लेकिन वहीं प्राइमरी सेक्टर हमारी जीडीपी में उतना ज्यादा अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। और जो ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के ही कारण टर्शरी सेक्टर इतना राइज किया है। कैसे, तुम सोच सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर ने जो भी चीजें प्रोडक्शन किया वही तो तुम फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगाते हो। तो टर्शरी सेक्टर को प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर हेल्प कर रहे हैं राइजिंग में। अब थोड़ा बात समझे। और तुमको ये भी पता होगा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण वो एक टर्शरी सेक्टर में ही तो कंट्रीब्यूट कर रही है। अब बात आती है वेयर आर मोर पीपल एम्प्लॉय, मतलब कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग जॉब कर रहे हैं, कहाँ सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। अगर हम 1977 से लेकर 78 की बात करें तो 71% जो एम्प्लॉयड पीपल थे वो प्राइमरी सेक्टर में थे, 11% पीपल जो थे वो सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉय थे, और 18% जो लोग थे वो टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉय थे। अगर यहीं पर हम बात करें 2017 से 18 के बीच में, तो 44% जो एम्प्लॉयज थे वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, 25% पीपल जो थे वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते थे, और
31% लोग जो थे वो टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे थे। अच्छा, इन सारी बातों से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, भले ही प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हों, लेकिन प्राइमरी सेक्टर हमारी जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है इस समय। इसका कारण ये है कि प्राइमरी सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि सपोज एक खेत में हमें 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन हम 5 लोगों की ज़रूरत की बजाय हम वहाँ पर 10 लोगों को काम करवा रहे हैं, तो प्रोडक्शन तो उतना ही होगा, चाहे 5 लोग काम करें चाहे 10 लोग। तो इसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगला टॉपिक आता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हमने बात कर ली सेक्टर्स के बारे में, अब बात करते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएं। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो स्मॉल फार्मर्स को चीप लोन्स दे सकती है, ट्यूबवेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकती है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मॉडर्न टूल्स को प्रोवाइड करा सकती है, और गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का काम कर सकती है, जैसे डैम्स बना सकती है, कैनाल बना सकती है, जिससे लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब मिलेगी। और इंडिया में जो डैम्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और गवर्नमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकती है, रोड्स को बना सकती है, जिससे कि जो ऑटो चलाने वाले हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर सकती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, जिससे कि रूरल एरिया में भी लोगों को जॉब मिल सके। और एक और चीज में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है जो कि है टूरिज्म में इन्वेस्ट कर सकती है, टूरिज्म प्रमोट कर सकती है, जिससे हमारे इंडिया में जो फॉरेन इनकम भी आएगी और अलग अलग तरीके की एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल जाएगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनरेगा नाम की एक स्कीम लाई थी, जिसका मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको स्टार्ट किया गया था 2005 में। इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट जो सबको राइट प्रोवाइड करती है वर्क का, मतलब कि गवर्नमेंट सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का वादा करती है। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में, मतलब इंडिया की 625 डिस्ट्रिक्ट में ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रॉमिस करती थी कि 100 दिन का मिनिमम वर्क हम हर व्यक्ति को प्रोवाइड कराएंगे। अगर गवर्नमेंट इस प्रॉमिस को पूरा करने में नाकाम हो जाती है और वर्क नहीं प्रोवाइड करा पाती, तो फिर भी उस व्यक्ति को 100 दिन के काम के पैसे मिलेंगे, चाहे वो व्यक्ति काम किया हो या ना किया। अभी स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि हम बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सेक्टर्स को बांट सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सारे जॉब्स आ जाती हैं जिसमें जो एम्प्लॉय होगा वो रजिस्टर होगा गवर्नमेंट के द्वारा, और रूल्स और रेगुलेशन उस पर फॉलो होंगे, और उस व्यक्ति की जॉब सिक्योरिटी रहेगी, उसको पेड हॉलीडे मिलेंगे, फिक्स्ड वर्किंग आवर रहेगा, गुड वर्किंग कंडीशन उसको मिलेगी, और पेंशन और रिटायरमेंट। मतलब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एक तरह की सरकारी नौकरी की बात हो रही है, जहां पर जो एम्प्लॉय होगा वो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेगा, रजिस्टर होगा, उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, उसको जो हॉलीडेज होंगे उसमें भी पैसा मिलेगा, और एक फिक्स्ड वर्किंग आवर होगा, जैसे कि 6 घंटे काम करेगा या फिर 8 घंटे काम करेगा, उसको वर्किंग कंडीशन अच्छी मिलेगी, फैसिलिटीज अच्छी काम करने को मिलेगी। अब बात करते हैं वहीं पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जिसमें जो एम्प्लॉय होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं रजिस्टर होगा, रूल्स और रेगुलेशन को नहीं फॉलो करेगा, जॉब सिक्योरिटी उसके पास नहीं होगी, कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, हॉलीडेज पेड नहीं होंगे उसके पास, वर्किंग आवर उसके फिक्स नहीं होंगे, चाहे 8 घंटा काम करे चाहे 10 घंटा। मतलब ये बंदा गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जा रहा, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलेट किया जाता है। और पुअर वर्किंग कंडीशन होगी, वर्किंग फैसिलिटीज अच्छी नहीं होगी, और पेंशन भी नहीं मिलेगी उसको रिटायरमेंट पर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि एक लेबर के लिए जो हो गया, एक गरीब पीपल हो गया, वो डेली वर्क करता है डेली वेजेस के लिए, वो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं। अब दोस्तों ये बात आती है कि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर इतना ही बढ़िया है तो क्यों नहीं सारे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करने लग जाए। तो देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए एक वर्कर के पास एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, तभी वो
ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर सकता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में ह्यूज शॉर्टेज है जॉब की, मतलब कि इतनी सारी जॉब भी नहीं है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिससे कि सभी लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर सकते। अब बात आती है कि अगर सब लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर सकते तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको हम प्रोटेक्ट कैसे करें। जैसे कि रूरल एरिया में फार्मर, लैंडलेस लेबर जो है वो भी तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको चीप लोन्स प्रोवाइड कर सकती है, सीड प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड कर सकती है, जिससे कि वो एक अच्छा प्रोडक्शन कर सके और अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी ये लेबर्स और डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग काम कर रहे होते हैं वो मोस्टली एससी और एसटी कास्ट के होते हैं, मतलब कि ये थोड़ा छोटी कास्ट के होते हैं, जिससे कि इनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों के साथ बहुत होता है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनके ऊपर कुछ लॉज बना सकती है और पॉलिसीज ला सकती है जिससे कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सके। और गवर्नमेंट एक रेगुलर चेक भी कर सकती है, जैसे अर्बन एरिया में जो शॉप्स पे वर्कर काम कर रहे होते हैं उनकी कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सकती है, उन पर पॉलिसीज बनाकर उनको प्रोटेक्ट करती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है बेसिस ऑफ ऑनरशिप। हम सेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, ये तुमको पता है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और पब्लिक सेक्टर क्या होता है। देखो, प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिसमें किसी भी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा किसी भी इंडस्ट्री को ऑन किया जाता है। और जो प्राइवेट सेक्टर में जो ओनली मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकें और प्रॉफिट को जनरेट कर सकें। लेकिन जो वहीं पब्लिक सेक्टर होता है उसमें जो सेक्टर होता है वो ऑन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका ओनली मोटिव होता है टू सर्व पीपल, मतलब कि लोगों को भलाई के लिए उसमें काम किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में मेन पर्पस था प्रॉफिट, लेकिन पब्लिक सेक्टर में मेन उद्देश्य है कि हम लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकें या लोगों के हेल्प के लिए वो चीज़ कर सकें। और जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल हो गए, रेलवेज हो गए, ये गवर्नमेंट ऑन करता है लोगों के फायदे के लिए। ऐसी बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी लोगों के भलाई के लिए काम करती है, लेकिन उसका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। अब बात आती है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, उसके पास तो पैसा है, वो एक इंडस्ट्री को बनाता है और उससे प्रॉफिट जनरेट करता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो हमको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकती है। जैसे कि रेलवेज हो गया, क्लीन वाटर हो गया, हॉस्पिटल, स्कूल, इसमें तो अरबों रुपए लग जाते हैं। तो देखो, जो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड करती है टैक्स लेकर, वो हमसे टैक्स लेती है और बदले में हमको ये सारी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड कराती है। अब समझे दोस्तों, इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर तुमको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना। मिलता हूँ तुमको किसी अगली वीडियो में। बाय बाय।